Hello, good morning, students. So, we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, Physical World. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि 11th क्लास में जो हमारी फिज़िक्स होगी उसमें बेसिकली कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फिज़िक्स ऑफ 11th क्लास। सो इसमें पहला टर्म आता है साइंस। तो इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके ये बता सकता है कोई कि साइंस का बेसिकली मीनिंग क्या है, साइंस होता क्या है। साइंस की अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस PDF, द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। साइंस होता क्या है, जो भी हम नॉलेज बेसिकली एक्सपेरिमेंट से या फिर हम और जो ऑब्ज़र्व करते हैं हमारी डेली लाइफ में, अगर हम उन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से एक साइंस में देखें तो उसको ही हम साइंस कहते हैं। साइंस के बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फिज़िकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हम जो डील करते हैं डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओसियोलॉजी। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके साथ डील करता है। जैसे इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ओशियोलॉजी एक्सेट्रा। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है हमारा, इट डील्स विद द लिविंग थिंग्स, एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी। ये हमारा जो लिविंग थिंग्स है ना उसके साथ डील करता है। जो लिविंग थिंग्स की इंफॉर्मेशन वगैरह हमें देता है उसको ही हम बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब उसके बाद क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं तो फिज़िक्स का टर्म्स के बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना अराउंड अस। ये फिज़िक्स साइंस का वो पार्ट है या फिर वो ब्रांच है जो डील करती है नेचर के साथ और नेचुरल फिनोमिना जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे नेचुरल फिनोमिना कुछ भी हो सकता है, वॉल्केनो वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सन, अर्थ, ये कैसे बिहेव करता है, नेचर में क्या क्या चीज़ें फिज़िकली रिलेटेबल है, तो उसको यह फिज़िक्स कहते हैं। फिजिक्स में 2 पार्ट आते हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिफाइन करते हैं कि जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत बड़ी मतलब सन, अर्थ, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इन चीज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब कि लार्ज स्केल या फिर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक मतलब in this point of view we study the phenomena involving object of different size on very small scale। different size की जो चीज़ होती हैं बट छोटे स्केल पे, वेरी स्मॉल स्केल पे। इसमें हम लार्ज स्केल में पढ़ते थे, इसमें वेरी स्मॉल स्केल, तो दोनों में डिफरेंस है। और वैसे भी वर्ड से डिफाइन है, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज स्केल, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल स्केल। तो अब हम साइंस पढ़ते क्यों हैं, यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या क्या है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ different phenomena on macroscopic level। It was developed upon on nine in year developed upon up to the year 1900। It includes the subject like mechanics, thermodynamics, electrodynamics and optics। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या हमारे पार्ट्स आते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स। ये तुम आगे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, ऑप्टिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आगे के चैप्टर्स में डिफाइन होगा। तो इसका जस्ट रीडिंग कर लो। जैसे मैकेनिक्स हमारा रिजिड बॉडीज़ होती हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या क्या है उसके बारे में डील करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स मतलब टेम्परेचर वगैरह, जो हमारे टेम्परेचर हीट्स वगैरह के रेस्पेक्ट में डील करता है। या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनके बारे में डील करता है। ऑप्टिक्स हमारा जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनके बारे में डील करता है। और मॉडर्न फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फिनोमिना ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द ईयर 1900। जो मॉडर्न फिजिक्स होता है हमारा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करता है, और ये 1900 में डेवलप्ड हुआ था। 1900 के बाद जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये सब इसके अंदर ही आते हैं, किसके, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अब आता है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स।
The few concepts and laws can explain diverse एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। मतलब कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं लॉज हैं वो हमारे बहुत बड़े बड़े फिजिकल फिनोमिना को ईजिली डिफाइन कर पाते हैं। कम्युनिकेशन विद मोबाइल फोन्स, डिस्कवरी ऑफ रोबोट्स, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टेलीविज़न। मतलब कि जैसे कहीं दूर मैच चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसको हम लाइव टेलीकास्ट अपने टीवी पे देख सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता वो कितनी दूर चल रहा है। जैसे आज हम क्रिकेट मैच यूँ ही आराम से देख लेते हैं। जर्नी टू द मून एंड सम नियर बाय प्लैनेट्स विद कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कंट्रोल होके ही हम मतलब यहीं से अर्थ पे बैठे बैठे ही हम कहीं से दूसरे प्लैनेट पे देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इन हेल्थ साइंस, और हेल्थ साइंस में भी बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, नए नए सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं फिजिक्स की हेल्प से। अब टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इस पे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स। टेक्नोलॉजी बेसिकली हम जो हमारे लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, फिज़िक्स के लॉज हैं, उनको कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, क्या उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में जो इसकी फिज़िक्स के लॉज की एप्लीकेशन है उनको यूज़ में लाते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर कहीं भी, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये कुछ लिंक बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बीच में कुछ लिंक है। जैसे स्टीम इंजन किस पे डिपेंड है? लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पे। ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब तुम पढ़ने वाले हो। ये कुछ एप्लीकेशन है और ये किस पे डिपेंड है, फिजिक्स के कौन से लॉज पे डिपेंड है, ये वो गिवन है ये। और ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजीज़। तो उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ फिज़िक्स ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे फिज़िक्स का क्या इम्पैक्ट है? द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स एंड फिक्स, ये सब यू ऑलरेडी नोज़ वेरी वेल कि हमारे सोसाइटी में फ़िज़िक्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है। हम टीवी वगैरह, रेडियो, ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब किस पे डिपेंड है? फिज़िक्स। अब बात आती है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब कुछ फंडामेंटल फोर्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसमें फर्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको पता होगा कि किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। बॉडीज़ में मास होना चाहिए तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, वरना नहीं होता। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह क्या है? इसमें आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से डिफाइन करता है या फिर उसका कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला देता है, वो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन के ऊपर, तो वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी हम दो बॉडी लेते हैं, कोई भी दो बॉडी ले ली, तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के, जो उनका मास होगा, बॉडीज़ का मास, उनका प्रोडक्ट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये दो बॉडी है M1 और M2, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो अब इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम अगर F से डिनोट करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा? M1 और M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। R स्क्वायर मतलब R मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है G, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो होता है G × M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करता है। इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ईजी है, आप
पढ़ लोगे तो ईज़िली समझ आ जाएगी।